हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को मतदाता सूचियों एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक पर अपना हमला तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में मतदाता नामों को हटाने की व्यापकता को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बाद पार्टी ने विपक्षी दलों पर अपना रुख बदलने और संवैधानिक प्रक्रिया को तमाशा बनाने का आरोप लगाया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने मनरेगा को बंद करने के विरोध में 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान शुरू किया, जो 25 फरवरी तक चलेगा। यह अभियान वीबीजी रामजी कानून को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल अधिकारी आधार स्वरूप में बहाल करने की मांग करता है। इसमें जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, उपवास, चौपाल और रैलियां शामिल होंगी। कांग्रेस का लक्ष्य काम के अधिकार और आजीविका की बहाली करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनी बेटी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, इस वाले बयान पर विवाद छिड़ चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसका प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा। भाजपा ने ओवैसी को चुनौती दी है कि वे पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी हिजाबदारी महिला या पसमंदा समुदाय के व्यक्ति को बनाकर दिखाएं। वहीं दोस्तों देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जिसमें मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के वोट एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। मेयर के लिए गुलाबी और पार्षद के लिए सफेद मतपत्र होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 45 लाख मतपत्र छपवाए। ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया गया, जिससे मतगणना में देरी की संभावना है। चुनाव की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की लिव इन पार्टनर और बच्चों को फैमिली पेंशन व सीजीएचएस सुविधाओं में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह रिश्ता कभी नहीं छिपाया गया था और गंभीर दुराचार के बिना पेंशन लाभ रोकना गलत था। कोर्ट ने 2018 के सीएटी आदेश को रद्द करते हुए रोकी गई पेंशन राशि ब्याज सहित जारी करने का आदेश दिया। वहीं देखिए, राशन कार्ड धारकों को 15 जनवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर राशन कार्ड रद्द हो जाएगा और उपभोक्ता आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सरकार अपात्रों पर शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठा रही है। जिले में अभी 20% कार्ड धारकों की केवाईसी बाकी है। डीएसओ ने सभी से समय पर केवाईसी कराने की अपील की। इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा पूरी तरह से अमल में आने जा रही है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय किसानों के कल्याण, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा में हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आतिशी विवाद पर भाजपा पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आतिशी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीएम ने पहले दिन 90 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया। पंजाब में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, सभी दल सक्रिय हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने सोमवार को आयोग की बैठक बुलाई। न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया। बैठक में न्यायालय के आदेशों पर चर्चा होगी और आगामी रणनीति तय की जाएगी। पंचायत पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर जैसे मुद्दों पर भी सरकार के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा ताकि चुनाव समय पर संपन्न हो सके। वहीं दोस्तों देखिए, अमेरिकी नागरिकता, H1B वीजा सहित कई आवर्जन लाभों के प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की घोषणा की गई है, जो 1 मार्च से प्रभावी होगी। यूएसए ने कहा कि प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि जून 2023 से जून 2025 तक महंगाई की मात्रा के मद्देनजर रखते हुए की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत दी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ अब कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी जूझ रही महिलाओं को भी मिलेगा। उन्हें हर महीने 2100 अतिरिक्त मिलेंगे, जिसमें 1100 रुपये बचत खाते में और 1000 आरडी में जमा होंगे। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 तक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और स्वभाषा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी 2 दिवसीय राजस्थान यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को जोधपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल में भारत को वैश्विक नेतृत्व, निर्यात, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाया।
चलिए अगली खबर देखिए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और महिला सुनीता वर्मा की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 21 हो चुकी है। 11 मरीज अभी भी आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती है। जांच में पानी में मल मूत्र की मिलावट और खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। प्रशासन ने क्षेत्र में बोरिंग के पानी को पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दोस्तों देखिए, अलीगढ़ को जल्द ही 100 नई ई बसें मिलेंगी, जिससे यात्रियों को पुरानी बसों से राहत मिलेगी। नगर विकास विभाग द्वारा 2 चरणों में ये बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो अलीगढ़ से 150 किलोमीटर तक चलेगी। गांधी पार्क बस स्टैंड पर मरम्मत के लिए वर्कशॉप तैयार किए जा रहे हैं। ये बसें आगरा, मथुरा, पलवल जैसे मार्गों पर चलेगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों यात्रियों को लाभ होगा। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी पर बातचीत की। उन्होंने विपक्ष पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों को 185 दिन का रोजगार देगी। काम न मिलने पर 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और मजदूरी में देरी पर ब्याज सहित भुगतान होगा। यह मनरेगा की कमियों को दूर कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, करनाल की पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले ताऊ के बेटे दीपक को 20 साल कैद और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसका गर्भपात कराया गया। भ्रूण और आरोपी के सैंपल मैच होने तथा 15 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा द्वारा पारित 2 बिलों को स्पष्टीकरण के लिए सरकार को लौटा दिया है, जबकि 19 को मंजूरी दे दी है। नफरती भाषण बिल अभी भी विचाराधीन है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्यपाल से मिलकर इस बिल पर स्पष्टीकरण भी देंगे। वहीं भाजपा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश मानकर मंजूरी देने का आग्रह कर रही है। वहीं दोस्तों देखिए, नाबालिगों के आपसी रिश्तों पर कानून की सख्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े कानून पोक्सो एक्ट को लेकर केंद्र सरकार से कहा कि वह कानून में ऐसा प्रावधान लाने में सोचे जिससे आपसी सहमति से बने किशोर किशोरी के रिश्तों का अपराध न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पोक्सो एक्ट बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई मामलों में इसका इस्तेमाल आपसी सहमति वाले रिश्तों के खिलाफ हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार की नाराजगी या सामाजिक दबाव के कारण लड़के पर मामला दर्ज किया जाता है, जबकि रिश्ता दोनों की सहमति से बना होता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव के कैंपेन के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आगामी 13 जनवरी की शाम को चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। फिर 15 जनवरी को महानगरपालिका चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 तक के 6.5 लाख छात्रों को फर्श पर नहीं बैठना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 20 जिलों के 12,365 स्कूलों में डेस्क बेंच खरीदे जाएंगे। यह खरीद सरकारी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी सरकार पर हजारों करोड़ की वित्तीय देनदारियां छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार घोषणा पत्र के हर बिंदु पर काम करेगी। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर महिला मुख्यमंत्री को स्वीकार न करने और जानबूझकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। साथ ही अपनी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखे सवाल उठाए। खासकर चीनी कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने की कथित तैयारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे यू टर्न और गलवान बलिदान का अपमान बताया, जबकि जयराम रमेश ने इसे चीनी के सामने सोची समझी हार का करार दिया। कांग्रेस ने सरकार से बजट सत्र में इस नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ विवाद और रूस से तेल आयात पर अमेरिकी टिप्पणी भी शामिल है। चलिए अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी ने ईडी की आईपैक पर छापेमारी के बाद केंद्र और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2026 तक भाजपा के पतन की भविष्यवाणी की और आरोप लगाया कि ईडी तृणमूल का डेटा चुराने आई थी। ममता ने अमित शाह पर कोयला घोटाले के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और भाजपा के खिलाफ पेन ड्राइव सबूत उजागर करने की धमकी दी। उन्होंने चुनाव आयोग की भी आलोचना की और कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
वहीं देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका व्यापार समझौता फिलहाल रुक चुका है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव के उस दावे को भारत ने खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए समझौता नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच कई बार बात हुई थी और भारत अब अमेरिकी दबाव के कारण समझौते को लेकर कम उत्साहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित बजट अनुमान जारी किए जिसमें कुल 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं में सुधार पर होगा। शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा और यमुना सफाई जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई जिससे इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद दिखेगी। इसी के साथ अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन तकनीक लागू करेगा जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। यह तकनीक वाहनों को सीधे संवाद करने और ड्राइवरों को अलर्ट देने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज, ट्रकों में एसी केबिन और एडास फीचर्स, भारत एनसीपी और नई बाइक के साथ 2 IS हेलमेट अनिवार्य करने जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली NCR में सुबह कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और खराब हवा की स्थिति बनी रही। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। उड़ानें और ट्रेनों पर भी असर पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 300 के पार दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। शनिवार सुबह भी स्थिति खराब रही। IMD ने शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश से ड्रग्स के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए 31 मार्च से 3 साल के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसे सामूहिक अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लक्ष्य निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं की जानकारी को सरल बनाने के लिए उदयन नामक शुभांकर लॉन्च किया। यह शुभांकर आधार अपडेट, प्रमाणीकरण और अन्य सेवाओं को समझने में मदद करेगा। शुभांकर डिजाइन प्रतियोगिता में अरुण गोकुल और नामकरण प्रतियोगिता में रिया जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्यक्ष ने बताया कि नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में इसे जारी किया। इसका उद्देश्य 1 अरब से अधिक लोगों के आधार संचार को समावेशी बनाना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टीएमसी कांग्रेस के 8 सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और IPAC कार्यालय पर छापामारी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा सहित इन सांसदों को हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड मंत्रिपरिषद ने 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिसमें मुख्यमंत्री के विदेश दौरे का खर्च, 10 पंचायतों में नारी अदालत और राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन शामिल किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मी 5 लाख रुपए तक का अग्रिम ले सकते हैं और 13 बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। DGP नियुक्ति नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए अब ग्रामीण इलाकों में भी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए पटना को छोड़कर 37 जिलों के आयोजन क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। नगर विकास और आवास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अब पूरे जिले में शहरी विकास की गुंजाइश वाले क्षेत्रों में काम होगा जिसमें DM अध्यक्ष होंगे और विभिन्न निकायों के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली विधानसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित किया जिसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना होगा। यह विधेयक आम लोगों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देगा। अब 8 श्रेणियों के मामलों में सजा की जगह केवल चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदार, स्टार्टअप और श्रमिक बिना डर के अपना कारोबार कर सकते हैं। इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, रुड़की की एक युवती ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद मेरठ के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवक ने नौकरी लगने के बाद शादी का वादा किया था लेकिन बाद में टालमटोल करने लगा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने उसके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश अब निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अशोक लीलैंड का नया प्लांट लखनऊ में 1000 प्रत्यक्ष रोजगार देगा। साथ ही सहायक उद्योगों से 2000 से अधिक अवसर सृजित होंगे। कंपनी प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण भी देगी। यह परियोजना प्रदेश के युवाओं को तकनीकी ज्ञान और आजीविका के सुनहरे अवसर प्रदान करेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दोस्तों देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जेडीयू में हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की थी, लेकिन जेडीयू ने इस पर आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह त्यागी जी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि त्यागी जी का जेडीयू के मामलों से अधिक संबंध नहीं है। वे पार्टी में है भी या नहीं, यह कार्यकर्ताओं को नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने संगठन में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव करेगी। कई जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे तो प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह रणनीति बनाई। इसके तहत सभी जातियों के नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। एग्री स्टेक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना होगा। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का आगाज किया। यह देशव्यापी 45 दिवसीय आंदोलन का हिस्सा होगा, जिसका नेतृत्व सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और जेकेपीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करार ने किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से लोगों को उनके रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूक करने और इस अभियान को राज्य का दर्जा बहाल करने के आंदोलन से जोड़ने का आदेश दिया। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल सरकार को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की पीठ ने 28 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सरकार ने आपदा और परिसीमन का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक दायित्व बताते हुए चुनौती दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आयुष्मान योजना में एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का भी कैशलेस इलाज हो सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना में अब आयुष्मान योजना के अस्पताल भी शामिल होंगे। ट्रॉमा और सर्जरी सुविधा वाले नए अस्पताल भी स्वयं जुड़ेंगे। साजिश कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी ताकि पीड़ितों को भर्ती के 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके। यह पहल आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, मेरठ के कपसाड में मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले पर सपा अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा को नाकाम सरकार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। पुलिस ने अपहृत किशोरी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की और गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 5.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसमें लोहाघाट में अंबेडकर भवन, पिथौरागढ़ में सीसी मार्ग, अल्मोड़ा में 101 फीट लंबा तिरंगा स्थापना और बाजपुर में आंतरिक सड़कों का निर्माण शामिल किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया। यह धनराशि राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 12 से 26 जनवरी तक स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि युवा दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। 24 से 26 जनवरी तक मुख्य यूपी दिवस मनाया जाएगा। हर जिले में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर प्रदर्शनी लगेगी और संस्कृति विभाग प्रति जिले 1 लाख रुपए देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन से वाहन संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है। वाहन टू वाहन संचार प्रौद्योगिकी की मदद से वाहन में एक दूसरे से सीधा संवाद हो सकेगा।